हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है और उसमें आज हमने टॉपिक लिया है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं। एक बार आपको सिलेबस दिखाता हूं। देखिए, ये आपका सिलेबस है। इसमें अगर आप टॉपिक देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, अब इसके जो सब टॉपिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशो, रूरल अर्बन कंपोजिशन और एजुकेशन, इन सभी से पिछली बार जो 2018 का पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन थे। आपको वो चारों क्वेश्चन भी दिखाता हूं। 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 137 और क्वेश्चन नंबर आपका 140, ये टोटल आपके 4 क्वेश्चन थे इन्हीं टॉपिक से। अब बात करते हैं ये टॉपिक आपको पढ़ने कहाँ से हैं। ये जितने भी सारे आप टॉपिक देख रहे हैं ना, और इनके जो 4 क्वेश्चन आए थे जो अभी मैंने आपको दिखाए, ये सारे के सारे एक ही चैप्टर से आए थे। वो चैप्टर है आपका चैप्टर 6 क्लास 9th का। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। आपको वो चैप्टर दिखा देता हूं गाइज। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का। आप इसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जहां से भी आप पढ़ते हैं पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मैंने बताया आपको पिछली बार 4 क्वेश्चन थे और ये एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आए हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, वो आपको एनसीईआरटी से ना पढ़ा के आपको पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। देखिए, अगर जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है आपका सिलेक्शन श्योर है। सब्जेक्ट कंसर्न आपका 80 मार्क्स का है। आप इसके लिए सबसे बेस्ट है 8th, 9th और 10th। 6th, 7th में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको 6th, 7th और 8th का भी आपका जो सारा मटेरियल है 9th, 10th में मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपको सिर्फ अपने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब इतने सारे टॉपिक हैं, वो सारे आपको इसी चैप्टर में मिल रहे हैं, पॉपुलेशन के चैप्टर में। तो बताओ कहाँ ज़्यादा सिलेबस है? बहुत कम सिलेबस है। और देखो, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जरा सा सिलेबस है। सिर्फ और सिर्फ अपने चैप्टर्स को पढ़िए। और मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ आपको उसकी प्रिपरेशन कराता हूं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। चलिए वापस आ गए हम अपनी वीडियो पर और आज का टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को समझिए, पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है। ये पूरी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ये पूरी तरीके से एक डायनामिक है, डायनामिक टर्म्स है, यानी कि ये लगातार चेंज होता रहता है। अगर मैं बात करूं अभी इस सेकंड की और अगले 5 सेकंड की, तो ये चेंज हो जाएगा। आपकी जो पॉपुलेशन है जो अभी है और अगले 5 सेकंड में है, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री में बर्थ रेट भी बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो है आपका बर्थ, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। सेकंड है आपका डेथ, जो इंडिया में डेथ रेशियो है वो। और थर्ड है आपका माइग्रेशन, यानी कि कितने लोग जो हैं भारत में रहने आए हैं और कितने लोग भारत से बाहर रहने के लिए चले गए हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन की, उसमें एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगानुपात क्या है? व्हाट इज सेक्स रेशियो? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए, कुल महिलाओं और कुल पुरुषों का अनुपात, रेशियो ऑफ टोटल फीमेल्स एंड टोटल मेल्स। बी ऑप्शन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सी है, प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स। या फिर डी, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो देखिए, लिंग अनुपात को समझाने के लिए हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। लिंग अनुपात से मतलब यह है कि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं लिंग अनुपात। दोबारा समझिए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम कहते हैं लिंग अनुपात या फिर सेक्स रेशो। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है फीमेल पॉपुलेशन अपॉन में मेल पॉपुलेशन इनटू में 1000। अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए कि एक कंट्री में फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 90,000 है, ठीक है, और मेल्स की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 1 लाख है। तो आपको बताना है कि इनका सेक्स रेशियो क्या होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फिट कर दीजिए। 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो सेक्स रेशियो आ गया आपका 900। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर जो आपकी महिलाओं की संख्या है वो आपकी 900 है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना,
F अपॉन में M मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो देख लीजिए लिंग अनुपात क्या होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? 2011 की जनगणना। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आएंगे आपके 2011 से, और अगर आए बहुत डीप अगर गए तो 2001। तो थोड़ा सा आप इसे भी ध्यान में रखना, क्योंकि 11 वाली जो जनगणना है उससे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वो आपसे 2001 के भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दिए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। देखिए कई बार क्वेश्चन को ये चेंज कर सकता है। आपको ये 4 स्टेट दे दिए और आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों स्टेटों को इनकी जनसंख्या के क्रम के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए या घटती जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपको मैं इसका आंसर दे देता हूं। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जो जनसंख्या है लगभग 19 करोड़ जनसंख्या थी इसकी 2011 के अनुसार, और ये पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। इस टर्म को भी याद रखना। अब बात करते हैं अपने इन चारों स्टेट के बारे में। सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। सेकंड कहाँ की है? सेकंड है आपकी महाराष्ट्र की। थर्ड कहाँ की है? थर्ड है आपकी बिहार की, और फोर्थ है आपकी बंगाल की। ठीक है, हमने भारत की जनसंख्या वाले जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनकी बात की है। अब थोड़ा सा आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहले आपका यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप इनकी पॉपुलेशन देख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो वो है आपका पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। आप इनकी जनसंख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जितना भी डाटा है ये है आपका 2011 के अनुसार। अभी अगर मैं बात करूं जो अगली जनगणना होनी है वो होनी है आपकी 2021 में, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। और ये जो 2021 की जनगणना है ये पहली डिजिटल जनगणना है, क्योंकि इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है और जितना भी डाटा है ये इसी से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी उसमें एंट्रीज हैं, हो सकता है हमारी भी ड्यूटी लगे, क्योंकि उसके में आपकी जो ड्यूटीज़ लगती है पर फॉर्म का आपको कुछ अमाउंट पे भी किया जाता है। ठीक है, जो भी सेंसस डिपार्टमेंट है, आप जो इतने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पे करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में पहली पूर्ण जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन द इंडिया? अब देखिए दो टर्म है यहाँ पे, पहली जनगणना या फिर पहली पूर्ण जनगणना, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस या फर्स्ट सेंसस। अगर आपसे पूछा जाए पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी सन 1872 में, और पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी सन 1881 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका सी आंसर सही है। 1872 की जो जनगणना थी वो पूर्ण जनगणना नहीं थी। 1881 की जो जनगणना थी वह एक पूर्ण जनगणना थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की, फ्री इंडिया की जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी सन 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी, और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारतीय जनगणना होती है, जनगणना की जाती है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1951। सेंसस 2011 वॉज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ द कंट्री। जो 2011 की जनगणना थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी के बाद 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यानी आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी। आप काउंट करेंगे 1951 से, तो आपकी 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं थी, और ओवरऑल ये आपकी 15वीं जनगणना थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? What was the population density of India according to 2011?
तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी को समझो। ये क्या होती है? 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये निकाला कैसे जाता है? ये निकालते हैं हम, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर दीजिए एरिया से। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ एज पर 2011, और एरिया कितना है आपका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको बताना है कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। हालांकि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो जितने भी इसके डेटाज हैं वो सारे आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये है आपकी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये सिर्फ एक एवरेज है, कहीं पर ज़्यादा भी हैं, कहीं पर कम भी हैं। जैसे हम बात करें, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। तो ये मैंने आपको बताया है 2011 के अनुसार। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, 2001 की मैं बात करता हूं, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001, तो ये है आपकी 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दोनों आपको याद रखने हैं, 382 2011 और 324 2001 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? यानी कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करेगी? ऑप्शन है आपके, बाहरी प्रवास, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास इंटरनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इंटरनेशनल माइग्रेशन, या फिर राष्ट्रीय प्रवास नेशनल माइग्रेशन। तो देखिए, जनसंख्या के आकार नहीं बदलना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपकी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग चले जाएंगे तो इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो तो अफेक्ट होगी। और आपसे यही पूछा गया है कि पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं होगी, किससे नहीं होगी। तो एक एक करके हम देखते हैं। बाहरी प्रवास क्या होता है? एक कंट्री या फिर एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों का जाना बाहरी प्रवास या फिर एक्सटर्नल माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इससे तो पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास क्या होता है कि आप माइग्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन विद इन द कंट्री, ठीक है, जो आपकी कंट्री है आप उसी के अंदर माइग्रेशन कर रहे हैं। मान लीजिए आप पहले रहते थे यूपी में, यूपी से आप चले गए तमिलनाडु में, तो आपका जो माइग्रेशन है वो विद इन द कंट्री है, तो इसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवास। तो इसी के कारण जनसंख्या का जो आकार है वो प्रभावित नहीं होगा, जो आपकी पॉपुलेशन है वो वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप विद इन द बाउंड्री हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। 6th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 लिटरेट पर्सन किसे माना गया है? अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके, अपना नाम पढ़ और लिख सकता है। ऑप्शन बी, कोई भी भाषा पढ़ और लिख सकता है। ऑप्शन सी, वह 7 साल का है और समझ से किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है। या फिर ऑप्शन डी, वो 3 आर जानता है। 3 आर कौन कौन से आपके? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इज 7 years ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल का है और समझ के साथ किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, उसे आपने साक्षर व्यक्ति माना है, लिटरेट पर्सन माना है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग साक्षर थे, लिटरेट थे, तो वो है आपका 74.04% जो है भारत की आबादी लिटरेट थी, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे लिखी है। आफ्टर द सेंसस 2011 census, literacy rate of India 2011 was found to be 74.04%, ठीक है। और फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करें
तो वो थी आपकी 65.46% और मेल लिटरेसी थी आपकी 82.14%। ठीक है, ये जितने भी डाटाज हैं आप इसे एक पेपर पे अपनी जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इसको ज़रूर आप लिख लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, शहरी जनसंख्या 1951 में कुल जनसंख्या के 17.29% से बढ़कर 2011 में -% हो गई है। अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये 1951 में 17.29% थी। ठीक है, आपको बताना है 2011 में कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, शहरी जनसंख्या क्या होती है, जो जनसंख्या भारत की जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है उसे हम शहरी जनसंख्या कहते हैं, और जो जनसंख्या गांवों में निवास करती है उसको हम रूरल पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या या तो शहरी होगी या फिर रूरल होगी। आपको अर्बन पॉपुलेशन बताना है, तो ऑप्शन है आपके 30.81, 31.16, 32.05 या 31.80। तो भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है जो शहरों में निवास करती है वो है आपकी 31.16%। ठीक है, ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें रूरल की, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, तो इसे 100 में से माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो कितना बनता है ये आपका 68.84%। ठीक है, ये आपकी रूरल पॉपुलेशन है। इसी तरीके से हम जो क्या कहते हैं ना कि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, वो लगभग यही होता है 68.84%, 100 से माइनस किया है हमने। ठीक है, चलिए अब 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, भारत की जो जनसंख्या है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ राज्यों में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ राज्यों में बहुत कम है। मैंने अभी आपको बताया यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों में भारत की कुल पॉपुलेशन का 50% इन्हीं राज्यों में है, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको उसका रीजन बताना है क्यों है ऐसा। ऑप्शन है आपके उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर, बी स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ भूभाग, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टोपोग्राफी रग टेरेन, सी प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ये सारे ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं जनसंख्या के असमान वितरण को। ठीक है, देखिए बर्थ रेट कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, डेथ रेट कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। टोपोग्राफी की अगर मैं बात करूं, आपके लिए शब्द नया हो सकता है, स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ भूभाग। देखिए, जितने भी आपके हिली एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होती हैं। ठीक है, सी की मैं बात करूँ, ऑप्शन सी की, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है। ठीक है, तो जनसंख्या जो है हमारी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपको बताना है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम कहां पर है। ऑप्शन है आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर गोवा। तो अभी इसका मैंने आपको आंसर दिया था कि जो सबसे कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब मैंने आपको नंबर्स भी बताई थी, सिर्फ और सिर्फ 17 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व में हटा देता हूं सबसे कम है, तो वो है आपकी सिक्किम की, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख पॉपुलेशन है यहाँ की 2011 के अनुसार। ठीक है, तो सिर्फ आपको छोटे छोटे शब्द हैं ये, मैंने एक शब्द हटाया, क्वेश्चन चेंज हो गया और उसका आंसर भी चेंज हो गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस 2011, हाउ मच इज इंडिया सेक्स रेशियो? तो आपको पता होगा भारत का जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार वो है आपका 943, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है, तो वो है आपका केरल में। ठीक है, कितना है? 1084। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है आपके हरियाणा में। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपका 877, सबसे कम हरियाणा में।
इसीलिए हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, ताकि ये जो लिंग अनुपात है ये बढ़े। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।